आज हम एक ऐसे सागर में डुबकी लगाने वाले हैं जिसकी लहरें इंसानी दुनिया के हर किनारे को छूती है और जिसकी गहराई में हमारे बीते हुए कल, आज और आने वाले कल के राज छिपे हुए हैं। यह सागर है जानकारी या सूचना का। यह कहानी है उस अनदेखे, हर जगह फैले हुए जाल की, जिसे हम सूचना का महाजाल या नेक्सस कह सकते हैं। एक ऐसा जाल जिसने न सिर्फ हम इंसानों को यानी होमो सेपियंस को इस धरती के बाकी सभी जानवरों से एकदम अलग बनाया, बल्कि हमारी बस्तियां बसाई, हमारी सल्तनतें बनाई, हमारे भरोसे गढ़े और आज भी हर पल हमारी सच्चाई को लगातार बदल रहा है। हम अक्सर इतिहास को बड़े बड़े लोगों, भयानक लड़ाइयों और बड़ी बड़ी सल्तनतों के बनने और बिगड़ने की कहानी की तरह देखते हैं। पर क्या हो अगर हम इतिहास की इस जानी पहचानी तस्वीर को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। एक ऐसा नजरिया जहां कहानी का हीरो कोई राजा या लड़ने वाला नहीं, बल्कि खुद जानकारी हो। जहां कहानी के हीरो और विलेन वो तरीके और सिस्टम हो जिनसे जानकारी बनती है, फैलती है, जमा होती है, बिगाड़ी जाती है और समझी जाती है। आज हम युवाल नोआ हरारी जैसे बड़े सोचने वाले से सीख लेते हुए इसी जानकारी के महाजाल के शुरुआती पर सबसे जरूरी धागों की गहराई से छानबीन करेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिना छुई जा सकने वाली कहानियों और सबकी मिलीजुली सोच ने हमें एक आम से बंदर जैसे जीव को दुनिया का सबसे ताकतवर जीव बना दिया। हम देखेंगे कि कैसे बोली और लिखने की कला की खोज ने हमें लाखों करोड़ों की गिनती में इकट्ठा होने और मुश्किल समाज बनाने की ऐसी ताकत दी जो पहले कभी नहीं थी। और हम यह भी महसूस करेंगे कि जानकारी की तकनीक में हर बड़े बदलाव के साथ न सिर्फ ताकत का पलड़ा बदला है, बल्कि खुद सच्चाई का मतलब भी हमारे लिए बदल गया है। यह किसी एक किताब की लाइन टू लाइन नकल या छोटी कहानी नहीं है। यह उन असली विचारों की एक अपनी और बड़ी चर्चा है, उस गहरे सवालों की एक सच्ची खोज है जो जानकारी के इतिहास, आज और आने वाले कल के बारे में हमारे मन और दिमाग में हलचल मचाते हैं। यह इस बड़ी कहानी का पहला हिस्सा है जिसमें हम उस नींव की बड़ी चर्चा करेंगे जिस पर आज की डिजिटल दुनिया और आने वाले एआई यानी मशीन की समझ का जमाना खड़ा है। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं और जानकारी के इस अनदेखे पर सबसे ताकतवर महाजाल के शुरुआती ताने बाने को उसकी पूरी मुश्किल और शान के साथ समझना शुरू करते हैं। खंड 1, सोच का धमाका, जब कहानियों ने सच्चाई को बनाया। आज से कोई 70,000 या 1,00,000 साल पहले की बात है। धरती पर हम इंसानों की कई किस्में घूमती थी। निएंडरथल थे, डेनिसोवन थे और हमारे सीधे पुरखे यानी होमो सेपियंस भी थे। शरीर की ताकत में देखे तो होमो सेपियंस शायद निएंडरथल से कम ही थे। दिमाग भी लगभग एक जैसा ही था। फिर ऐसा क्या खास हुआ कि सिर्फ हम ही बचे रह गए और बाकी सब इतिहास में खो गए? इस बड़ी पहेली का जवाब ज्यादातर ज्ञानी लोग कहते हैं किसी जिस्मानी ताकत में नहीं, बल्कि दिमाग की एक अनोखी खूबी में छिपा है। और वो खूबी है मुश्किल बातें कर सकने वाली बोली का बनना, और उससे भी बड़ी बात, ऐसी कहानियों को गढ़ना और उन पर विश्वास करना जो असल में थी ही नहीं। दूसरे जानवर भी आपस में बात करते हैं। मधुमक्खियां नाचकर बताती है कि खाना कहाँ मिलेगा। बंदर अलग अलग आवाजें निकालकर खतरे का इशारा देते हैं। पर उनकी बातें हमेशा उसी चीज के बारे में होती है जो सचमुच मौजूद है, जो आंखों के सामने है। देखो शेर आया, वहां फल है। पर हम होमो सेपियंस ने कुछ कमाल ही कर दिया। हमने ऐसी चीजों के बारे में सोचना, बातें करना और विश्वास करना शुरू कर दिया
जो असल में थी ही नहीं। जैसे कबीले का कोई देवता, जंगल की कोई आत्मा, मरने के बाद की जिंदगी, अच्छा क्या बुरा क्या जैसी अनदेखी बातें, और सबसे जरूरी लंबी चौड़ी और मुश्किल कहानियां। यही वो सोच की क्रांति थी, दिमाग का ऐसा धमाका जिसने हम होमोसेपियंस के लिए इम्कानात यानी संभावनाओं का एक नया आसमान खोल दिया। हमने अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ देखकर सुनकर नहीं, बल्कि किस्से, कहानियों और सबकी मानी हुई बातों के एक मजबूत जाल के जरिए भी देखना शुरू कर दिया। हमने अपने कबीले के लिए एक खास निशान, टोटेम चुना। हमने अपने बुजुर्गों की बहादुरी के किस्से गढ़े। हमने ऐसे सामाजिक नियम और रीति रिवाज बनाए जिनका आधार कोई ठोस सबूत या जरूरत नहीं, बल्कि सबका मिलकर उन पर भरोसा करना था। और हैरानी की बात यह है कि इन्हीं अनदेखी मनगढ़ंत कहानियों ने हमें असली जीती जागती दुनिया में इतनी ताकत दी जो पहले कभी नहीं थी और जो किसी के पास नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये सबकी मानी हुई कहानियां, ये सबके माने हुए किस्से ही वो अनदेखा गोंद थे जिसने हमें छोटी छोटी खून के रिश्तों वाली टोलियों से निकालकर बड़े, लचीले और एक दूसरे का साथ देने वाले झुंडों में जोड़ दिया। एक आम चिंपैंजी का झुंड शायद 50 या 100 जानवरों का होता है, जहां हर कोई एक दूसरे को पहचानता है और उनके बीच कौन बड़ा कौन छोटा ये तय होता है। पर हजारों या लाखों होमोसेपियंस एक साथ मिलकर काम कैसे कर सकते हैं जबकि वे एक दूसरे को जानते तक नहीं थे? वे ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वे सब किसी एक ही कहानी पर, किसी एक ही किस्से पर, किसी एक ही मनगढ़ंत सच्चाई पर भरोसा करते थे। वे एक ही अनदेखे देवता की पूजा करते थे, एक ही महान पुरखे की औलाद होने का दावा करते थे, एक ही पवित्र धरती से प्यार करते थे, या आज के जमाने में कहे तो एक ही देश के नागरिक होने पर गर्व करते थे, एक ही कंपनी के लक्ष्य पर यकीन रखते थे, या एक ही कागज के नोट की कीमत पर भरोसा करते थे। ये देश, ये कंपनियां, ये पैसे, ये इंसानी हक, ये भगवान, क्या ये पहाड़, नदी या पेड़ की तरह असली चीजें हैं? क्या आप किसी देश को लैब में जांच सकते हैं? क्या आप इंसाफ का केमिकल टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। ये सब हमारी मिली जुली सोच में, हमारी सबकी मानी हुई कल्पना में ही जिंदा है। ये जानकारी के शुरुआती पर बहुत ही ताकतवर रूप है। ये उस नेक्सस यानी महाजाल के पहले सबसे जरूरी धागे थे जिसने अनजान लोगों को एक साझा पहचान, एक साझा मकसद और एक साझा भविष्य के लिए मिलकर काम करने की अनोखी और बेमिसाल ताकत दी। इसी ताकत ने हमें बड़े बड़े पिरामिड बनाने, शहर बसाने और आखिर में पूरी दुनिया पर छा जाने की शक्ति दी। हमने ऐसी सच्चाइयां गढ़ी जिन पर हम सब ने भरोसा किया, और उन भरोसों ने, उन जानकारी से बनी सच्चाइयों ने हमारी असली दुनिया को, हमारे आसपास के माहौल को और खुद हमारे शरीर के विकास को भी बहुत गहराई से बदल दिया। यह जानकारी की, कल्पना की और कहानियों की पहली और शायद सबसे पक्की जीत थी। खंड 2, जुबानी बातों की हद, जब याद रखना मुश्किल हो गया। सबकी मानी हुई कहानियां और मुंह जुबानी बातें सोच की क्रांति की नींव थी, और उन्होंने छोटे मोटे शिकार करके गुजारा करने वाले इंसानी झुंडों को हजारों साल तक ठीक ठाक चलाया। ज्ञान, रीति रिवाज, किस्से और हुनर, सब कुछ गानों, कहानियों और रस्मों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। इंसान का दिमाग यादों का एक गजब का खजाना था, और कहानी सुनाने वाले और बड़े बूढ़े लोग समाज की जीती जागती लाइब्रेरी की तरह थे। पर आज से कोई 10-12 हजार साल पहले इंसानी इतिहास में एक और बड़ा मोड़ आया।
खेती बाड़ी की शुरुआत। जब हम इंसानों ने पौधे उगाना और जानवरों को पालना सीख लिया तो हमारी जिंदगी का ढंग ही बदल गया। शिकार करके और घूम घूम कर खाने का इंतजाम करने वाली जिंदगी खत्म हुई और लोग एक जगह टिक कर बस्तियों में, गांव में और फिर धीरे धीरे शहरों में रहने लगे। आबादी बढ़ने लगी, समाज और मुश्किल होते गए और मेरी चीज तेरी चीज यानी संपत्ति का ख्याल पैदा हुआ। इस नई खेती पर टिकी हुई और ज्यादा घनी आबादी वाली सामाजिक व्यवस्था ने जुबानी बातों की कमजोरियों को सामने ला दिया। अब सिर्फ कुछ 100 लोगों के कबीले की कहानियां सुनाना काफी नहीं था। अब हजारों और फिर लाखों लोगों के मुश्किल समाजों को चलाना और उन पर राज करना एक बड़ी चुनौती थी। जरा सोचिए एक बड़े खेती करने वाले गांव या एक शुरुआती शहर के बारे में। आपको यह कैसे याद रहेगा कि किस किसान के पास कितनी जमीन है, उसने पिछले साल कितना अनाज उगाया था, उसे कितना टैक्स देना है। अगर 2 लोगों के बीच जमीन या किसी चीज को लेकर झगड़ा हो जाए तो उसका फैसला कैसा होगा अगर कोई लिखा पढ़ी न हो। आप अलग अलग तरह के काम, धंधों और व्यापार का हिसाब कैसे रखेंगे। आप अलग अलग परिवारों और खानदानों के बीच के रिश्तों और समझौतों को कैसे याद रखेंगे। जैसे जैसे समाज का साइज और उसकी उलझनें बढ़ी, जानकारी का बोझ भी बढ़ता गया। इंसान का दिमाग, जो छोटी आपस में जुड़ी टोलियों में जिंदगी बिताने के लिए बना था, इतनी ज्यादा और पक्की जानकारी को याद रखने और जरूरत पड़ने पर उसे फिर से बताने के लिए ठीक नहीं था। जुबानी बातों में कई पक्की कमजोरियां थी। 1. याददाश्त की सीमा। एक आदमी कितना याद रख सकता है और क्या उसकी याददाश्त हमेशा भरोसे लायक होगी। 2. पक्केपन की कमी। कहानियां और बातें जब एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचती थी तो उनमें कुछ बदल जाना, कुछ नया जुड़ जाना या कुछ छूट जाना आम बात थी। जानबूझकर भी बातें बिगाड़ी जा सकती थी। 3. सबूत की मुश्किल। अगर 2 अलग अलग लोग एक ही घटना के बारे में 2 अलग अलग बातें कहे तो कैसे ये तय होगा कि कौन सही है अगर कोई पक्का लिखा हुआ रिकॉर्ड ना हो। 4. मुश्किल चीजों का इंतजाम। मुश्किल सरकारी नियम, लंबी चौड़ी खानदानी लिस्टें या बहुत सारे लेन देन का हिसाब किताब जुबानी तौर पर रखना लगभग नामुमकिन था। बड़ी बड़ी सल्तनतों के बनने, दूर दूर तक व्यापार होने और मुश्किल सामाजिक ढांचों के विकास के लिए एक नई, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा ताकतवर जानकारी की तकनीक की फौरन जरूरत थी। जानकारी का जाल अब सिर्फ लचीले जुबानी धागों से नहीं बुना जा सकता था। उसे ऐसे धागों की जरूरत थी जो ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा टिकाऊ हो और ज्यादा जानकारी को ढो सके। इंसानी समाज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे या तो अपनी मुश्किलों को कम करना था या फिर जानकारी को संभालने का एक नया, दुनिया बदलने वाला तरीका खोजना था। और हमेशा की तरह जरूरत ने ही नई खोज को जन्म दिया। खंड 3. लिखने का जादू, जब खामोश मिट्टी बोलने लगी। आज से कोई 5 या 5,500 हजार साल पहले की बात है। मेसोपोटामिया, आज का इराक की उपजाऊ जमीन पर सुमेर के लोग रहते थे। उनके सामने एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई थी जो उनके बढ़ते हुए समाज और कामकाज से पैदा हुई थी। उनके मंदिर बड़ी बड़ी खेती की जमीनों के मालिक थे। वे अनाज, जानवर और दूसरी चीजों का बड़े पैमाने पर लेन देन करते थे। इस सब का हिसाब किताब जुबानी रखना नामुमकिन हो जाता था। इसी सीधी सादी जरूरत ने इंसानी इतिहास की शायद सबसे बड़ी और दुनिया बदलने वाली खोजों में से एक को जन्म दिया, लिखने की कला यानी लिपि।
शुरू शुरू में यह लिखना पढ़ना बहुत ही सीधा साधा और मोटा मोटा था। गीली मिट्टी की पट्टियों पर किसी नुकीली चीज से कुछ निशान या तस्वीरें बनाई जाती थी, जो चीजों जैसे अनाज का बोरा, एक गाय या गिनती का निशान होती थी। यह पूरी तरह से कोई भाषा नहीं थी, बल्कि यह आधी अधूरी लिखाई, पार्शियल स्क्रिप्ट थी, जो ज्यादातर हिसाब किताब और सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल होती थी। यह शायद आज हमें बहुत बेमजा और उबाऊ लगे। कितना अनाज आया, कितना गया, कितने जानवर है, कितना टैक्स बाकी है। यह कोई बड़ी कहानी या गहरी सोच वाली किताब नहीं थी। यह पुरानी दुनिया की एक्सेल शीट थी। परंतु इस बेमजा से दिखने वाले आविष्कार के नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले और दुनिया को बदल देने वाले थे। पहली बार इंसानी इतिहास में जानकारी को इंसान के दिमाग की जैविक यानी कुदरती सीमाओं से आजाद किया गया। अब ज्ञान और जानकारी को किसी चीज पर, जैसे मिट्टी की पट्टियों पर, पत्थर के खंभों पर या बाद में पेपाइरस, एक तरह का कागज, और जानवरों की खाल पर हमेशा के लिए लिखा जा सकता था। यह जानकारी अब किसी एक आदमी की याददाश्त पर निर्भर नहीं थी। इसे समय और जगह की सीमाओं के पार ले जाया जा सकता था। एक राजा का हुक्म मीलों तक दूर पहुंच सकता था, और वह हुक्म सदियों बाद भी उसी तरह पढ़ा जा सकता था। लिखने की कला के विकास ने इंसानी समाज और इंसान की सोच पर गहरा असर डाला। 1. सल्तनतों का बनना और फैलना। लिखने की कला ने बड़ी और मुश्किल सल्तनतों को चलाना मुमकिन बनाया। अब राजा दूर दराज के इलाकों पर अच्छा काबू रख सकते थे। वे लंबे चौड़े कानून बना और लागू कर सकते थे। वे टैक्स का सही हिसाब रख सकते थे, और वे बड़ी फौजों को इकट्ठा और काबू कर सकते थे। मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और चीन की महान पुरानी सभ्यताएं लिखने की कला की नींव पर ही खड़ी हुई। 2. बाबू लोगों का जन्म। लिखने की कला ने एक ऐसे किस्म के लोगों को जन्म दिया, क्लर्क, मुंशी, शास्त्री और सरकारी अफसर। ये वो लोग थे जो पढ़ना और लिखना जानते थे, और जिनका काम जानकारी को जमा करना, संभाल कर रखना और उस पर काम करना था। ये नए जानकारी के युग के माहिर लोग थे, और उनके हाथों में बहुत ताकत आ गई थी। 3. ज्ञान का जमा होना और फैलना। अब ज्ञान को ज्यादा अच्छे तरीके से और हमेशा के लिए जमा किया जा सकता था। आसमान के तारों की जानकारी, हिसाब किताब, गणित, दवा दारू, चिकित्सा और कानून जैसे विषयों में ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जुड़ता गया, जिससे इन विषयों का धीरे धीरे विकास हुआ। 4. सोचने के तरीकों में बदलाव। जुबानी बातों वाले समाजों में, जहां ज्ञान याददाश्त पर टिका होता है, सोच अक्सर गोलमोल, बार बार दोहराने वाली और कहानी जैसी होती है। लिखने की कला ने सीधी, तर्क वाली और जांच पड़ताल वाली सोच को बढ़ावा दिया। अब विचारों को लाइन से लगाया जा सकता था, उनकी बारीकी से जांच की जा सकती थी और उन पर लंबी बहस की जा सकती थी। इसने गहरी सोच, दर्शन और नई खोजों, विज्ञान के विकास के लिए एक अच्छी जमीन तैयार की। 5. इतिहास की समझ का पैदा होना। लिखने की कला ने बीते हुए कल को लिखने और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने का एक तरीका दिया। इससे एक इतिहास की समझ पैदा हुई, जहां समाज अपने बीते हुए कल से सीख सकते थे और अपनी पहचान को एक लगातार चलने वाली कहानी में देख सकते थे। परंतु इस जादुई खोज की भी अपनी सीमाएं और अपने बुरे पहलू थे। शुरू की लिखाई बहुत मुश्किल थी और उसे सीखने में सालों लगते थे और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इस वजह से पढ़ना लिखना कुछ खास ऊंचे तबके के लोग
राजा, पुजारी और अमीर व्यापारी तक ही सीमित रहा। आम जनता के लिए ये लिखे हुए निशान रहस्यमयी और पहुंच से बाहर बने रहे। जानकारी अब हमेशा के लिए और पक्की तो हो गई थी, पर वह अभी भी सब लोगों तक नहीं पहुंची थी। ताकत अब भी ऊपर से नीचे की तरफ बहती थी और यह उन लोगों के हाथों में और भी ज्यादा जमा हो गई थी जो जानकारी के इस नए ताकतवर औजार को काबू करते थे। जानकारी का जाल ज्यादा मजबूत और बड़ा हो रहा था, पर उसकी लगाम अभी भी कुछ गिने चुने हाथों में ही थी। यह एक नए, ज्यादा बारीक किस्म का ताकत का असंतुलन था जो आने वाली सदियों तक इंसानी समाज पर असर डालता रहेगा। खंड 4, नंबरों का अनुशासन और सरकारी दफ्तरों का लोहे का पिंजरा। लिखने की कला के साथ साथ, या शायद उससे भी पहले, एक और बहुत ताकतवर जानकारी का औजार बना जिसने इंसानी समाज को गहराई से बदल दिया। वह था नंबरों और हिसाब किताब, गणित का अनुशासन। जैसा कि हमने देखा, शुरू में लिखने का एक बड़ा मकसद ही हिसाब किताब करना था, पर नंबरों की ताकत सिर्फ हिसाब रखने तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने दुनिया को देखने, समझने और काबू करने का एक नया, पहले कभी न देखा गया तरीका दिया। कहानियां और किस्से दुनिया को गुण और मतलब देते थे, पर नंबर दुनिया को गिनती और पक्कापन देते थे। आप सिर्फ जज्बाती बातों या बहादुरी के किस्सों से एक बड़ी सल्तनत नहीं चला सकते। आपको ठोस गिनती वाले आंकड़ों की जरूरत होती है। देश की कुल आबादी कितनी है, खेती करने लायक जमीन कितनी है, हर एकड़ में औसतन कितनी फसल होती है, फौज के लिए कितने सिपाही और कितना सामान चाहिए, अलग अलग इलाकों से कितना टैक्स वसूल करना है। इन सभी सवालों के जवाब नंबरों में ही छिपे थे। नंबरों ने सच्चाई को डेटा में बदलने का काम शुरू किया। उन्होंने मुश्किल और अलग अलग घटनाओं को एक जैसे नाप तोल में गिनने, तुलना करने और अलग अलग हिस्सों में बांटने का एक तरीका दिया। जमीन को एकड़ या बीघे में नापा जाने लगा, वक्त को दिनों और सालों में, और चीजों की कीमत को पैसों की गिनती में। यह दुनिया का एक तरह से नंबरों में बदलना, मैथमेटाइजेशन था, जिसने कुदरत की बेतरतीबी और इंसानी बर्ताव के उतार चढ़ाव पर एक तरह का दिमागी काबू पाने की कोशिश की। इस गिनती वाली जानकारी को इकट्ठा करने, जमा करने, उस पर काम करने और उसके आधार पर फैसले लेने के लिए बड़े और मुश्किल सरकारी दफ्तरों, नौकरशाही का जन्म हुआ। मिस्र के राजाओं, फराओ के दरबार से लेकर चीन के शाही महल और रोमन सल्तनत के सरकारी दफ्तरों तक, हर जगह क्लर्कों, हिसाब लिखने वालों, जमीन नापने वालों और अफसरों की एक बड़ी फौज काम करती थी। ये सरकारी बाबू, जो अक्सर इतिहास के पन्नों में गुमनाम रहते हैं, असल में सल्तनतों की रीढ़ की हड्डी थे। उनके पास जानकारी थी और जानकारी के जरिए उनके पास ताकत थी। वे राजाओं की आंखें और कान थे। इन सरकारी दफ्तरों ने जानकारी को संभालने के बड़े अच्छे तरीके इजाद किए। उन्होंने एक जैसे फॉर्म बनाए, लंबे चौड़े रजिस्टर बनाए, फाइलों को तरतीब से रखने के सिस्टम बनाए और बड़े बड़े रिकॉर्ड रूम, अभिलेखागार बनाए, जहां राजकाज से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को हिफाजत से रखा जाता था। उन्होंने दुनिया को कागजों, लिस्टों और नंबरों के एक मुश्किल जाल में समेटने की कोशिश की। यह आज के बिग डेटा और कंप्यूटर से चलने वाले राजकाज के जमाने का एक पुराना पर पहचाना जा सकने वाला पुरखा था। इस काम ने बेशक सरकारी कामकाज में बहुत फुर्ती और संगठन की ताकत पैदा की। अब राजपाट बड़े बड़े सिंचाई के काम करवा सकते थे। वे हमेशा तैयार रहने वाली और सजी धजी फौजें रख सकते थे। वे मुश्किल और दूर तक फैले कानून लागू कर सकते थे।
और वे लाखों लोगों की जिंदगी को कुछ हद तक स्थिरता और सुरक्षा दे सकते थे। परंतु जानकारी के इस सरकारी जाल का एक दूसरा ज्यादा अंधेरा पहलू भी था। यह सिस्टम अक्सर इंसानी जज्बात से परे, कठोर और सबके लिए एक जैसा हो सकता था। नियम और तरीके अक्सर किसी एक इंसान की खास हालत और उसके जज्बातों पर भारी पड़ जाते थे। फाइलों में लिखे आंकड़े जिंदा सांस लेते इंसानों से ज्यादा जरूरी हो जाते थे। इंसान अब सिर्फ एक खास पहचान वाला नागरिक नहीं था, बल्कि वह एक नंबर था, एक केस फाइल था, एक गिनती की चीज था। मैक्स वेबर जैसे समाज के जानकारों ने बाद में इसे सरकारी दफ्तरों का लोहे का पिंजरा, आयरन केज कहा, एक ऐसा समझदारी वाला पर बेजान सिस्टम जो इंसानी आजादी और नई सोच को दबा सकता है। जानकारी का यह नया अनुशासित और सरकारी जाल फुर्ती और काबू तो लाता था, पर वह इंसान को राजपाट और उसके सिस्टम पर और भी ज्यादा निर्भर बनाता था। यह एक ऐसा झगड़ा था जो जानकारी की तकनीक के विकास के हर कदम पर हमारे सामने आता रहा है, और आज भी मशीन की समझ, एआई और दुनिया भर में निगरानी के इस जमाने में यह पहले से कई ज्यादा जरूरी सवाल है। खंड 5, सच का धोखा, जब लिखे हुए शब्द भी धोखा दे सकते हैं। लिखने की कला ने जानकारी को हमेशा के लिए और पक्का बनाने का वादा किया था। जो बात एक बार पत्थर पर या मिट्टी की पट्टी पर लिख दी गई, वह बदली नहीं जा सकती थी, ऐसा माना जाता था। पर क्या लिखे हुए शब्द हमेशा सच ही बताते थे? इतिहास हमें बताता है कि ऐसा नहीं था। जैसे आज इंटरनेट का विशाल जानकारी का सागर सच और झूठ, ज्ञान और गलत प्रचार का एक उलझा देने वाला मिश्रण है, वैसे ही पुरानी दुनिया में भी लिखे हुए शब्द पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता था। राजा और बादशाह अपने लिखवाए हुए पत्थरों और जीत के खंभों पर अपनी कामयाबियों को बढ़ा चढ़ाकर और अक्सर मनगढ़ंत तरीके से लिखवाते थे। वे अपनी प्रजा और अपने दुश्मनों पर अपनी ताकत और शान का असर डालना चाहते थे। पुजारी और धर्मगुरु अपनी धार्मिक किताबों में अपनी देवी देवताओं की चमत्कारी ताकतों और अपने उसूलों के कभी गलत न होने का दावा करते थे, अक्सर दूसरी आस्थाओं को कमतर दिखाते हुए। इतिहास लिखने वाले जो अक्सर शाही मदद से लिखते थे, जीतने वालों की बात को ही ज्यादा अहमियत देते थे, और हारने वालों की कहानियां अक्सर अनकही रह जाती थी। जिस आदमी के पास लिखने और पढ़ने की ताकत थी और जिसके पास अपनी बात को फैलाने के साधन थे, वह लिखने का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, अपने विचारों को दूसरों पर थोपने के लिए और एक खास तरह की सच्चाई की सोच को जमाने के लिए कर सकता था, भले ही वह असली बातों पर आधारित न हो। ज्ञान ही शक्ति है का एक मतलब यह भी था कि जिसके पास ज्ञान को बनाने और फैलाने की ताकत है, वही सच को भी तय करने की ताकत रखता है। तो फिर पुराने समाजों में लोग कैसे यह तय करते थे कि किस जानकारी पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं? ज्यादातर सच का फैसला अधिकार, ऑथोरिटी यानी बड़े लोगों की बात और परंपरा, ट्रेडिशन यानी पुरानी रीति रिवाज के आधार पर होता था। जो बात राजा ने कही वह सच थी, जो शिक्षा पुजारी ने दी वह सच थी, जो सदियों से पवित्र मानी जाने वाली किताबों में लिखा था वह पक्का सच था। खुद से बातों की जांच करने, सवाल उठाने या पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने की हिम्मत और मौका बहुत कम था, और ऐसा करना अक्सर खतरनाक भी हो सकता था। इसके अलावा जानकारी का फैलना बहुत धीमा, मेहनत वाला और महंगा काम था। किताबें और दस्तावेज हाथ से नकल करके तैयार किए जाते थे, जिसमें महीनों या सालों लग सकते थे।
उनकी बहुत कम कॉपी बन पाती थी और वे सिर्फ ऊंचे तबके के लोगों या अमीर संस्थाओं जैसे मठ या लाइब्रेरी तक ही पहुंच पाती थी। आम जनता की बड़ी तादाद पढ़ी लिखी नहीं थी और वह जानकारी के लिए जुबानी बातों या पढ़े लिखे बीच के लोगों पर ही निर्भर थी। इस हालत ने अफवाहों, गलतफहमियों और जानबूझकर फैलाई गई झूठी खबरों के लिए एक अच्छी जमीन तैयार की। जानकारी का जाल बेशक ज्यादा मजबूत, ज्यादा बड़ा और ज्यादा असरदार हो रहा था। यह सल्तनतों को सहारा दे रहा था, यह ज्ञान जमा कर रहा था और यह समाजों को जोड़ रहा था। पर यह जाल अभी भी धुंधला था, इसमें गड़बड़ियां और बिगाड़ थे और इसका काबू कुछ ताकतवर और खास अधिकार वाले हाथों में ही था। सच को खोजना, उसे झूठ से अलग करना और उसे बिना किसी तरफदारी के समझना एक बहुत मुश्किल और हमेशा चलने वाली पहेली थी। यह वह पहली और असली चुनौती थी जिसका सामना जानकारी पर टिके इंसानी समाज ने किया, और यह चुनौती आज भी जानकारी के धमाके के इस जमाने में शायद पहले से कई ज्यादा बड़ी और मुश्किल रूप में हमारे सामने खड़ी है। भाग 1 का आखिर, नींव और आने वाले कल की आहटें। तो जानकारी के इस महाजाल की हमारी यात्रा के इस पहले बड़े हिस्से में हमने उस खास खंभों को देखा जिन पर इंसानी दुनिया की विशाल इमारत खड़ी हुई है। हमने देखा कि कैसे हम होमोसेपियंस ने बोली, कल्पना और सबकी मानी हुई कहानियों की अनोखी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को इस धरती पर एक बड़ी ताकत के रूप में जमाया। हमने यह समझा कि कैसे इन अनदेखी मनगढ़ंत सच्चाइयों ने हमें लाखों की गिनती में मिलकर काम करने और मुश्किल सामाजिक ढांचे बनाने की वह ताकत दी जो किसी दूसरे जीव में नहीं पाई जाती। और हमने यह भी देखा कि कैसे लिखने और नंबरों की खोज ने हमें बड़ी बड़ी सल्तनतों को चलाने, ज्ञान जमा करने और सरकारी दफ्तरों जैसी हमेशा चलने वाली संस्थाओं को जन्म देने की शक्ति दी, जिसने इंसानी समाज के संगठन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। हमने यह भी महसूस किया कि जानकारी के विकास के हर कदम पर यह ताकत के खेल से गहराई से जुड़ी रही है। जिसके पास जानकारी को बनाने, जमा करने, फैलाने और समझाने की ताकत थी, उसी के पास समाज को चलाने और काबू करने की भी ताकत थी। और हमने यह भी जाना कि सच की सोच हमेशा से ही एक मुश्किल और धोखा देने वाली पहेली रही है, जहां अधिकार, परंपरा और जानकारी तक पहुंच यह तय करते रहे हैं कि किसे सच माना जाएगा और किसे नहीं। हमने एक ऐसी दुनिया की नींव रखी है जो असली चीजों और कुदरती ताकतों पर जितनी टिकी है, उससे कहीं ज्यादा वह जानकारी, कल्पना और सबके माने हुए भरोसों पर टिकी है। यह वह नींव है जिस पर इंसानी इतिहास की अगली सभी इमारतें खड़ी होंगी। परंतु यह तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। जानकारी का यह महाजाल अभी अपने बचपन में ही था। आने वाली सदियों में और खास तौर पर पिछली कुछ सदियों में जानकारी की तकनीक में ऐसे जबरदस्त बदलाव होने वाले थे जिनके बारे में पुराने सुमेर या मिस्र के लोग सोच भी नहीं सकते थे। छपाई मशीन का आविष्कार, जिसने ज्ञान को कुछ मठों और महलों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन, जिन्होंने समय और जगह की दूरियों को लगभग मिटा दिया। और आखिर में 20वीं और 21वीं सदी की महान खोजें, कंप्यूटर, इंटरनेट और मशीन की समझ, AI। हर नया बड़ा बदलाव इस जानकारी के जाल को और भी विशाल, और भी मुश्किल और भी ताकतवर बनाता गया। हर नया बड़ा बदलाव इंसानी समाज के ढांचे, दुनिया भर में ताकत के समीकरणों, हमारे पैसे और राजनीति के सिस्टम और खुद इंसान होने के मतलब को भी गहराई से बदल देगा। हमारी यात्रा के अगले भाग में हम इन्हीं दुनिया बदलने वाली जानकारी की क्रांतियों की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे
कि कैसे छपाई मशीन ने यूरोप में नई सोच, पुनर्जागरण, धर्म में सुधार और विज्ञान की क्रांति की नींव रखी। हम महसूस करेंगे कि कैसे आज की बातचीत की तकनीकों ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज यानी पूरी दुनिया को एक गांव जैसा बनाना शुरू किया, और कैसे इसने देश प्रेम, दूसरे देशों पर कब्जा करने की सोच, साम्राज्यवाद और दुनिया भर की लड़ाइयों को भी नए रंग दिए। और हम उन नए नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक झगड़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो जानकारी के इस लगातार फैलते हुए और हर जगह पहुंचते जा रहे साम्राज्य के साथ जरूरी तौर पर सामने आए। परंतु आज के लिए इन शुरुआती सवालों पर गहराई से सोचिए। क्या हम आज भी 21वीं सदी में उन पुरानी कहानियों और किस्सों के असर से पूरी तरह से आजाद हो पाए हैं जो हजारों साल पहले हमारे पुरखों ने गढ़े थे? क्या हमारी आज की संस्थाएं, हमारी सरकारें, हमारी कंपनियां आज भी उसी सरकारी दफ्तरों और डेटा पर टिके तर्क से नहीं चल रही है जिसकी धुंधली शुरुआत पुराने मेसोपोटामिया और मिस्र के सरकारी दफ्तरों में हुई थी? और जानकारी के इस अंतहीन पर अक्सर धोखा देने वाले महासागर में हम समझदार नागरिक के तौर पर सच और झूठ के बीच का फर्क कैसे कर सकते हैं? यह वह नींव है जिसे हमने आज समझने की कोशिश की है, और इस पर भविष्य की जो इमारत खड़ी होने वाली है उसकी शान और उसकी चुनौतियां दोनों ही पहले कभी नहीं देखी गई जैसी होंगी।